मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इनकी क्या क्या शक्तियां हैं और इनके बहुत सारे इतिहास के बारे में। तो देखिए, प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो भारत जैसा लोकतंत्र देश में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा पद होता है जो भारत के सबसे शक्तिशाली पुरुष या बोल सकते हैं सबसे शक्तिशाली पद के रूप में जाना जाता है। भारत को जिस तरह सबसे पहले इंदिरा गांधी के रूप में भारत की बोल सकते हैं पहली महिला प्रधानमंत्री मिली थी, उसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत आज़ाद होने के बाद जिस तरह से ब्रिटिश सरकार ने यहाँ शासन किया, जिस तरह से ब्रिटिश सरकार के जो नियम कानून थे उसको बदला गया, उसमें प्रधानमंत्री का इस पद का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। यदि देखा जाए इतिहास के तौर पे तो राष्ट्रपति जिस तरह से एक समय कई देशों में शासन करते थे और भारत में भी पहले राष्ट्रपति का ही शासन था जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन जैसे भारत आज़ाद हुआ तो भारत को ज़रूरत था एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे पद का जो निर्वाचित होकर लोगों की आवाज़ बने और लोगों के हर तरह के कार्य को या लोगों के विकास में सहयोग दे। इसलिए प्रधानमंत्री जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति पद के रूप में जाना जाता है, इसे नियुक्त किया गया। तो आज हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि एक्चुअली प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देने का काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे देश में किसी नए कानून को लाया जाएगा या कोई भी प्रकार का बिल या किसी भी प्रकार के मुद्दे पे चर्चा की जाएगी और उसके लिए कोई एक ठोस कानून बनाया जाएगा, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को सलाह देने का काम जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री इसके साथ साथ कई ऐसे काम करते हैं जहाँ पर वो अपने मंत्रिमंडल की आवाज़ को राष्ट्रपति तक पहुँचाते हैं। हमें पता है कि राष्ट्रपति जो है एक ऐसा पद होता है जो सर्वे सर्वा होता है, जिसके अंतिम मोहर का इंतजार होता है, तब जाकर के उस बिल को स्वीकृति मिलती है। लेकिन मान लीजिए कि किसी कानून को पूरे सर्वसम्मति से पूरे बोल सकते हैं एक तरह से राज्यसभा और लोकसभा में पारित कर दिया गया और अंतिम समय में यदि उसे राष्ट्रपति तक पहुंचाना है और राष्ट्रपति को इसके बारे में बताना है और यह कानून किस तरह लागू होगा और इससे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सभी का जवाबदेह जो होता है एक प्रधानमंत्री होता है। तो ये प्रधानमंत्री जो होता है वो हमारे देश का आवाज़ होता है जो राष्ट्रपति तक अपनी मांगों को रखता है, अपने देश के मांगों को रखता है, जो देश के विकास में या उसके भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, यदि देखें तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 74 में इस बात का जिक्र है कि एक प्रधानमंत्री जो होता है वो कई सारे कड़े फैसले ले सकता है, लेकिन इन फैसलों को लेने के लिए उन्हें राष्ट्रपति की भी सहमति मिलना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद वेस्टमिंस्टर, देखिए वेस्टमिंस्टर जो है एक ऐसा जगह है, ये एक्चुअली में ब्रिटेन में पड़ता है। ये एक ऐसा बोल सकते हैं भवन है जहां पर यह तय किया जाता है कि किस तरह लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं और यहीं से लोकतंत्र के प्रधान का जन्म हुआ। अर्थात वेस्टमिंस्टर प्रणाली जो है वो भारत के संविधान को फॉलो करना होता है। भारत का संविधान ये जो वेस्टमिंस्टर प्रणाली है इसको फॉलो करता है। अब ये वेस्टमिंस्टर प्रणाली क्या है पहले वो जान लेते हैं। देखिए, हमें पता है कि हम लोग पहले ब्रिटेन के गुलाम थे या फिर बोल सकते हैं हमारा देश कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो उन्हीं के बोल सकते हैं बातों को हम लोग फॉलो करते हैं, उन्हीं के नियम कानून को बहुत जगह फॉलो किया जाता है, उन्हीं के ड्रेस कोड को बहुत जगह पर लागू किया जाता है। जैसे आज उनके द्वारा जो बनाए गए पुल हैं जिसमें हावड़ा ब्रिज आता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेशंस है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं ऐसे कार्यालय हैं, ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर भारत सरकार काम कर रही है। तो उसी में से संविधान के लिए बहुत ज़रूरी था एक ऐसे प्रणाली का जो लोकतंत्र की स्थापना करे। तो उसके तहत वेस्टमिंस्टर प्रणाली को लाया गया। ये ब्रिटेन की एक ऐसी प्रणाली है जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जाता है। सेम भारत में इसी प्रणाली का उपयोग करके यहाँ पर प्रधानमंत्री को चुना जाता है और लोगों द्वारा चुने गए मुख्य अध्यक्ष को भारत का प्रधान बनाया जाता है। उसके बाद भारत को अभी तक वर्तमान समय तक 15 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं और पहला जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जो अभी तक चल रहे हैं वो हमारे नरेंद्र मोदी हैं।
अगला देखिए, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर नियुक्ति का जब बात आता है तो इसको पहले हम लोग गहराई से जान लेते हैं। देखिए, हमें पता है कि हमारा जो प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन होता है उसमें भारत के हर क्षेत्र से लोग जो होते हैं, जो भारत के नागरिक होते हैं, जिनकी जो उम्र होता है वो 18 वर्ष से ज़्यादा होते हैं और जिनके पास अपना वोटर कार्ड होता है, वो प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो निर्वाचन करने के बाद जब एक मुख्य आदमी या एक मंत्री परिषद का एक मुख्य आदमी जिसे चुन करके हम लोग प्रधानमंत्री के फेस के रूप में राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं और राष्ट्रपति जब उनका अभिवादन या उनको स्वीकृति देते हैं कि हाँ आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, तो इस केसेस में वहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम करता है। इसमें एक देखिए एक और बात है कि एक प्रधानमंत्री जो होता है उसको राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना बहुत जरूरी है, खास करके लोकसभा का सदस्य। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए प्रधानमंत्री के दावेदारी पेश करता है और वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे अपने शपथ लेने के बाद, मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा का सदस्य बनना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए उसे 6 महीने का वक्त मिलता है। अब देखिए, लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना उन्हें बहुत जरूरी है। यह बहुमतधारी दल के नेता होते हैं। मान लीजिए कि कांग्रेस में और बीजेपी में दो अलग अलग पार्टियां हैं। कांग्रेस जो है एक तरफ और बीजेपी जो है एक तरफ एनडीए और यूपीए की सरकार को स्थापित करती है। अब दोनों जो एनडीए और यूपीए हैं इनमें ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे पार्टियों का ग्रुप होता है। उन पार्टियों के ग्रुप को हम लोग एनडीए और यूपीए कहते हैं। मान लीजिए बीजेपी के साथ बहुत सारे उनके मित्र दल हैं, उसी तरह कांग्रेस के साथ बहुत सारे मित्र दल हैं। तो इनके जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें एनडीए और यूपीए कहा जाता है, जहां कांग्रेस के लिए यूपीए और दूसरी ओर बीजेपी के लिए एनडीए नाम दिया गया है। अब इन ग्रुप्स में भी क्या होते हैं कि एक नेता चुना जाता है। जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी का हो, कोई भी दल का हो जो एकदम बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट हो, प्रधानमंत्री के योग्य हो, तो उसको चुन करके एक प्रधानमंत्री का फेस टैग के रूप में उपयोग किया जाता है इलेक्शंस में। और जब वो चुनाव जीतते हैं, या मान लीजिए कि कोई ऐसा दल जो चुनाव जीतता है तो वो सत्ताधारी कहलाता है। मान लीजिए कि किसी दल ने 545 सीट में 545 के लगभग या उससे आधा से थोड़ा अधिक सीट ले आया, तो उसका दल जो है वो अब प्रधानमंत्री या उसकी सत्ता जो होती है वो किसी देश में मंत्रिमंडल का निर्माण कर सकती है, अपनी सत्ता चला सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भारत का जो प्रधानमंत्री का पद है इसका इलेक्शन होता है और यहाँ पर एनडीए के पास मान लीजिए कि 250 से ज़्यादा सीट आ गई और वहीं यूपीए के पास 250 से कम सीट आ गई, तो एनडीए जो है वो अपनी सत्ता कायम करेगी और एनडीए का सरकार बनेगा। अब एनडीए का जब सरकार बनेगा, देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एनडीए और यूपीए दो ग्रुप्स हैं, दो अलग अलग गैंग, अलग अलग ग्रुप्स हैं राजनीतिक दल का। जहाँ एनडीए में जो है वो बीजेपी आता है और यूपीए में कांग्रेस आता है और इनके साथ अन्य मित्र बोल सकते हैं पार्टियाँ होती हैं। तो सिचुएशन ये है कि जो बहुमतधारी दल होता है, जिसके पास ज़्यादा बहुमत होता है, मान लीजिए एनडीए के पास ज़्यादा बहुमत है तो उसकी सरकार बनेगी, यूपीए के पास ज़्यादा बहुमत है तो उसकी सरकार बनेगी। अब बहुमत का मतलब क्या होता है, जिसके पास कितना सीट आया। जब इलेक्शन हुआ तो मान लीजिए किसी के पास 500 या फिर बोल सकते हैं कि 545 में से 250 से भी ज़्यादा सीट जो है एक दल को आ गया, तो वो अपना बहुमत साबित करके प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी को पेश कर सकता है राष्ट्रपति के सामने। अब देखिए यहाँ पर दूसरा चीज़ है कि एक प्रधानमंत्री को विश्वास मत प्राप्त होना चाहिए, माने उसको जो है एक ऐसा बोल सकते हैं कि अपने सांसदों द्वारा मत मिलना चाहिए जिससे वो सरकार बना सके। यदि उसको विश्वास मत नहीं मिलता है, मान लीजिए उनके जो सांसद थे वो अब उनके विरुद्ध जा चुके हैं, जिसको हम लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए चुना था उसके विरुद्ध जा चुके हैं और वो उसे वोट नहीं दे रहे कि नहीं हम इन्हें नहीं चाहते हैं, या उनके पास विश्वास मत नहीं रहता है, तो वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं होते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री का जो पद होता है उस पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो विश्वास मत प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा उन्हें आमंत्रित किया जाता है, एक लिस्ट बोल सकते हैं आप बनाया जाता है। इस लिस्ट में उन लोगों का नाम होता है जो प्रधानमंत्री के लिए किसी एक फेस को नियुक्त करते हैं। जैसे वर्तमान के लिए हमारे मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं, तो इनके लिए स्पेशली उतने सारे सांसद और उतने सारे लोग होंगे जिन्होंने इन्हें वोट दिया होगा और उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति तक पहुंचाया कि हम इसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, हम मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, या जिसको बनाना चाहते हैं उनका नाम वो देते हैं। उसके अपोजिट में राष्ट्रपति पूरी चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए उस आवेदन को समझने के बाद एक आमंत्रण पत्र भेजते हैं उस व्यक्ति को जो प्रधानमंत्री के लिए खड़ा हुआ था, जो उसके योग्य माना गया था। अगला जो है वो है त्रिशंकु सभा।
देखिए, त्रिशंकु सभा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि मान लीजिए किसी दल में, मान लीजिए कि एनडीए में बहुत सारे दल थे और उन दलों में जो सरकार थी वो बनती है, लेकिन यहाँ पर सत्ताधारी जो सरकार बन रही है उसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो ये समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअली प्रधानमंत्री बनेगा कौन। उनमें चुनाव नहीं हो पा रहा है कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा। सब जीत गए हैं, अब उसमें प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है अपने द्वारा, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से उनमें से ही एक व्यक्ति को चुनते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करवाते हैं, और इसे त्रिशंकु सभा या त्रिशंकु प्रणाली कहा जाता है। यह 1977 में हुआ है। 1977 में चौधरी चरण सिंह को इसी प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया गया। उस समय भारत के जो बोल सकते हैं मुख्य राष्ट्रपति थे, उनका नाम नीलम संजीव रेड्डी था। देखिए, नीलम संजीव रेड्डी ने त्रिशंकु प्रणाली को पहली बार प्रयोग किया था भारत के संविधान और भारत देश में। अब यदि दूसरी ओर आए तो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होने जरूरी है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो सबसे पहले उसकी योग्यता यह होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब आप भारत में रहते हैं, भारत में आपका जन्म हुआ, भारत आपका मातृभूमि है, तब जाकर के आप एक प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी को पेश कर सकते हैं। दूसरा यह होता है कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। मैंने फिर वो बताया कि लोकसभा, अगर आप नहीं है लोकसभा का सदस्य तो 6 महीने के अंदर आपको लोकसभा का सदस्य बनना होगा। कब? जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं उसके बाद 6 महीना के अंदर। उसके बाद लोकसभा के लिए आपकी जो उम्र होगी वो 25 से अधिक होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 से अधिक होना चाहिए। देखिए, लोकसभा जो है वो एक बोल सकते हैं निचला सदन होता है, जबकि राज्यसभा एक उच्च सदन होता है। तो यहाँ पर बहुत कुछ मॉनिटरिंग किया जाता है। अगला चीज, सरकारी पद पर रहने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। कोई भी व्यक्ति यदि कोई सरकारी पद पे आसीन है तो उसे आप प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, ना वो प्रधानमंत्री बनाने योग्य होता है। अगर उसके बावजूद भी कोई बनना चाहता है तो आपको सरकारी पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि अभी आप भुक्तभोगी हैं। आपके पास एक बोल सकते हैं प्रॉपर वे है जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो एक समय राज्यसभा के सदस्य भी थे और प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन उनके पास लोकसभा में बहुमत था, इसलिए वो प्रधानमंत्री पे आसीन थे। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो लोकसभा में बहुमत भी हासिल है और उनके सदस्य भी हैं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री का पद मिल सकता है और उनके योग्य माना गया है। अब देखिए, अगला जो है वो प्रधानमंत्री का कार्यकाल सीमा। देखिए, प्रधानमंत्री का कार्यकाल का सीमा कोई निर्धारित नहीं है कि वो कितने वर्षों तक रहेंगे। जब तक उनके पास उनका बहुमत है वो तब तक रह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ बात यह आएगा, आपने बचपन से सुना था या फिर क्लास 6-7 में से सुनते आए हैं कि प्रधानमंत्री 5 साल के लिए होते हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री 5 साल के नहीं होते हैं, वो अनिश्चित काल तक रह सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री रहने का शर्त ये है कि उसे लोकसभा का अध्यक्ष होना जरूरी है। अगर वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो एक लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उसके बाद फिर इलेक्शंस होते हैं, उसमें वो जीतेगा, फिर से वो लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, और अगर वो लोकसभा का अध्यक्ष बनता है तभी वहाँ से किसी एक को प्रधानमंत्री के फेस के रूप में जोड़ा जाएगा। तो बात समझिएगा कि कोई व्यक्ति तब तक प्रधानमंत्री रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में सही बहुमत मिले, या फिर लोकसभा के जो बोल सकते हैं पोस्ट है उसमें वो हमेशा जीत हासिल करते रहे 5 साल के दरमियान में, तब वो क्या हो सकता है, तब वो प्रधानमंत्री की दावेदारी को लगातार निरंतर बिना रोक टोक का आगे बढ़ा सकता है। अब अगला चीज जो है वो है, जब तक राष्ट्रपति का जो विश्वास हो, अर्थात जब तक एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति के ऊपर राष्ट्रपति का विश्वास हो, राष्ट्रपति मतलब कि देश का विश्वास हो, या उसके लोकसभा के अध्यक्ष का, जितना उसके पार्टी के लोग हैं जो लोकसभा में उपस्थित हैं, मान लीजिए बीजेपी से मोदी जी हैं तो मोदी जी के साथ जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं वो उनके पक्ष में हैं, तब तक उनका जो कार्यकाल है वो चलता रहेगा। लेकिन ये नियम है कि 5 साल तक लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। उसके बाद इलेक्शन के बाद दोबारा उसे आने का मौका मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। उसके बाद 5 वर्षों का होता है, इस तरह। अब देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के तहत कभी भी प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे सकते हैं। मान लीजिए कि कभी ऐसा कोई बिल पास हुआ या कुछ ऐसा चीज हुआ जिसमें प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत सारे ब्लेम लगने लगे, प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा घपला कर दिया हो या फिर कुछ ऐसे चीज हो जिस पर प्रधानमंत्री के ऊपर जो है विरोधी पार्टियां हावी होने लगी, और उस शक के आधार पे वो प्रधानमंत्री को किसी भी चीज पर, किसी भी मुद्दे पर घेरने लगे,
मान लीजिए प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, या किसी ऐसे बिल को पास किया गया जिससे देश में अशांति फैल गई, या आपातकाल जैसी नीति को लाया गया, तो क्या होता है कि विरोधी पार्टियां जो होती है वो प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाती है। और यदि अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत दल जो है, या बोल सकते हैं जो बहुमत होगा, वो प्रधानमंत्री के विरुद्ध ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध लगभग 300 से ऊपर ज़्यादा वोटिंग हो जाए कि नहीं, हमें ये प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, तो इस स्थिति को अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। अर्थात यदि कभी जो उनके दल वाले जो नेता होते हैं वो भी उनके विरुद्ध जाके वोट कर दें, और साथ ही विरोधी दल भी उनके विरुद्ध जाके वोट कर दें, तो इसे अविश्वास प्रस्ताव करते हैं। और इसके तहत प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है राष्ट्रपति को। इस तरह से जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उसका त्यागपत्र भी राष्ट्रपति ही लेता है। अगला जो पॉइंट है वो है उनके कार्य और शक्तियाँ। देखिए, अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन स्वयं प्रधानमंत्री करता है। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री का जो सत्ता था, जो पार्टी थी, वो जीत जाती है, तो प्रधानमंत्री जो बनेंगे वो अपने अनुसार मंत्रिमंडल का चयन करेंगे, ना कि वो किसी के सलाह पर। उनको जो मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में रखना है उसका चुनाव जो है वो खुद करेंगे, और उसके लिस्ट को वो राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे, और एक सलाह के तहत राष्ट्रपति को अनुमोदन करेंगे कि ये व्यक्ति को मैं एक नेता के रूप में रखना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी को रेल मंत्री, किसी को गृह मंत्रालय, किसी को बोल सकते हैं जल मंत्री, किसी को कपड़ा मंत्री। तो हर तरह का जो मंत्री होता है उसका जो पोस्ट होता है उसको तय करने का काम जो होता है एक प्रधानमंत्री ही कर सकता है। उसके बाद मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रवक्ता होता है। देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है अपने मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रवक्ता, मतलब मैन वोकल होता है। जब भी राज्यसभा और लोकसभा में कभी भी जब बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि सरकार के कार्यों का बखान किया जाना हो या किसी भी चीज़ का जवाब देना हो, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री को मैन प्रवक्ता के रूप में कहा जाता है, और वो पूरे बोल सकते हैं सत्ता का फेस बनते हैं, मैन हीरो बनते हैं, जो अपने बारे में या फिर अपने द्वारा जितने भी कार्य किए गए उनके पार्टियों के द्वारा उसका बखान करते हैं। उसके बाद कैबिनेट के कार्यों का निर्धारण किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना मंगवाने का काम भी प्रधानमंत्री करते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री है और उसके कैबिनेट में क्या क्या काम हो रहे हैं, वो अभी तक क्या क्या काम उनके मंत्री जो परिषद के लोग हैं वो कर रहे हैं, उन सभी की सूचनाओं को वो मंगवा सकते हैं। कभी भी वो जो है अचूक निरीक्षण कर सकते हैं, और उन चीज़ों के लिए वो जवाबदेही के लिए मंत्रिपरिषद के लोगों को, जो उनकी सत्ता में रह के मुख्य नेता हैं, जैसे कोई वित्त मंत्री है, कोई वित्त बोल सकते हैं, फिर कोई सुरक्षा मंत्री है, कोई भी पोस्ट में है जो मंत्रिपरिषद के अधीन आता है, उनसे वो कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं, और उसकी जितनी भी जानकारियाँ हैं वो राष्ट्रपति तक पहुँचा सकते हैं। दूसरा चीज़, एक राष्ट्रपति को समय समय पर हर प्रकार की जानकारी जो है, अपने कार्यकाल का जितना भी जानकारी है, वो प्रधानमंत्री ही क्या कर सकते हैं, सीधा राष्ट्रपति तक पहुंचा सकते हैं, ना कि कोई मंत्रिमंडल का कोई भी नेता। अर्थात मंत्रिमंडल में बैठे जितने भी नेता हैं वो अपनी बातों को प्रधानमंत्री को कहेंगे, और प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को कहेंगे। इसलिए कभी भी मंत्रिपरिषद का कोई भी व्यक्ति जो है सीधा राष्ट्रपति से जाकर के अपनी बातों को या सलाह को नहीं रख सकता है। उसे प्रधानमंत्री के द्वारा ही हर तरह की मांग और हर तरह के बातों को कहना पड़ता है राष्ट्रपति को। उसके बाद यदि देखा जाए दूसरी ओर, तो एक मंत्रिपरिषद में फेरबदल का काम भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। मान लीजिए कि कैबिनेट का मीटिंग हुआ, उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो सही काम नहीं कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री अपने द्वारा उन लोगों को हटा करके दूसरे लोगों को उसमें डाल सकते हैं और उन्हें उनका कार्य बदलने का अनुमति दे सकते हैं। इसके लिए भी प्रधानमंत्री क्या करते हैं, राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव देते हैं, जिसमें राष्ट्रपति जो है कार्य निरीक्षण करके उन लोगों को अनुमति देते हैं कि हाँ, आप ये काम कर सकते हैं, आप इन लोगों को हटा करके दूसरे लोगों को रख सकते हैं, चयनित कर सकते हैं, जो नए मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अगला जो है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान यदि उनकी मृत्यु हो जाए या फिर वो अगर त्याग देना चाहे, तो इससे सिर्फ प्रधानमंत्री ही त्याग पत्र नहीं देते हैं, इससे पूरा मंत्रिमंडल ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब यदि प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ा तो पूरे मंत्रिमंडल को उस पद को छोड़ना होगा, फिर से इलेक्शंस के जो नियम कानून है वो फॉलो होने लगते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री का त्यागपत्र मतलब पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है, और ये त्यागपत्र किसको दिया जाता है, राष्ट्रपति को दिया जाता है। तो एक प्रधानमंत्री जो है वो अपने सचिवालय में रहकर ही काम करते हैं। उनका सचिवालय जो है वो दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आता है, जिसे केंद्र सचिवालय भी कहा जाता है। यहीं पर एक प्रधानमंत्री जो है अपने हर प्रकार के रोजमर्रा के कार्य, चाहे वो नागरिकों की बात सुनना हो या फिर मंत्रिपरिषद के किसी कार्य को करना है,
तो वहीं से वो टोटल कामों को करते हैं। इसके बाद यदि देखा जाए तो इतिहास से लेकर के अभी तक हमारे जितने भी प्रधानमंत्री थे वे कहाँ रहे, उनका जो निवास स्थान था वो कहाँ था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यदि सबसे पहले देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 3 मूर्ति भवन में रहते थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो 10 जनपद पे रहते थे। ये सभी निवास स्थान है जिसके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इंदिरा गांधी एक सफदरगंज रोड में रहती थी। और उसके बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तब से लेकर के अभी तक, अर्थात नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है, अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने वे सभी जो है 7 रेस कोर्स रोड में रहते हैं, जिसे शॉर्ट में 7 RCR भी कहा जाता है। और यह क्षेत्र जो है अर्थात 7 रेस कोर्स रोड जो है ये भारत की सबसे सुरक्षित क्षेत्र में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कड़ी सुरक्षा नीति को अपनाया जाता है। यहाँ पर आपको IB, रॉ और SPG कमांडोज और दिल्ली पुलिस जैसे कई सारे घेरों को क्रॉस करके एंट्री करना होता है। इसलिए भारत की सबसे सुरक्षित घरों में से 7 RCR भी आता है, जो सबसे नंबर 1 है। अब यदि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात आती है तो यहाँ पर सबसे बड़ा नाम है SPG कमांडो को, अर्थात SPG कमांडो का अर्थ है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी सेना जो स्पेशली प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए बनाई गई है, जिसका काम है प्रधानमंत्री को अपने जिद्दोजहद लगा करके, अपनी जान को निछावर करके उनकी रक्षा करना। प्रधानमंत्री जिस तरह से कई देशों का दौरा करते हैं, कई राज्यों का दौरा करते हैं, कई क्षेत्रों में जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा का जो पूरा ठेका है वो SPG कमांडो के हाथों होती है। और ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही तेज तर्रार होती है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जब से एक ऐसे प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई जो भारत का रूप बदल रही थी, भारत को एक नए छोर में ला रही थी, जब उनकी मृत्यु हुई तो भारत के सुरक्षा नीतियों में बहुत सारे बदलाव आए। और उसी में से एक बदलाव था SPG कमांडो का। SPG कमांडो से पहले भारत के प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा परिकीर्णन था, जो पूरा सुरक्षा का काम था, वो दिल्ली पुलिस करती थी। दिल्ली पुलिस ने 1981 तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अपना योगदान दिया। उसके बाद SPG कमांडो आया, जिसने आर्मी, नेवी और जितने भी बोल सकते हैं स्थल, जल, वायु सेना के जो बोल सकते हैं सबसे हैवी और सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग थे, प्रतिभाशाली सैनिक थे, उन्हें चुना गया। और उन्हें चुनने के बाद SPG में भर्ती किया गया। और 1988 से SPG कमांडो जो है वो प्रधानमंत्री को प्रोटेक्ट रख रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं और उनको हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराते हैं। यदि दूसरी ओर देखें तो एक प्रधानमंत्री जो होता है जितना ज़्यादा सुरक्षित रहता है उतनी ज़्यादा सुरक्षित उनकी यात्रा भी होनी चाहिए। इसी के तहत इस वर्ष प्रधानमंत्री के लिए एक 12 करोड़ का बोल सकते हैं बहुत भारी भरकम और अत्याधुनिक चीज़ों से लैस ऐसे जहाज को लाया गया जिसका नाम एयर इंडिया 1 या AI-1 या इसे आप AI-1C भी कह सकते हैं, इसे तैयार किया गया और इसे प्रधानमंत्री के स्पेशल बाहरी यात्राओं के लिए नियुक्त किया गया। ऐसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए इस तरह के स्पेशल विमान को बनाया गया है जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं होती है। चाहे किसी देश से इन पर मिसाइल छोड़ा जाए या किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना हो तो ये सभी जो होती है, अर्थात जो ये एयर इंडिया 1 है, ये इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, इतना ज़्यादा एक्टिवेट है कि ये हर चीज़ से प्रधानमंत्री को सुरक्षा दे सकता है। उसी तरह से जब प्रधानमंत्री कभी ज़मीनी रूप से दौरा करते हैं या कहीं पर वो सड़क मार्ग से जाते हैं तो वहाँ पर उनके लिए एक स्पेशल वाहन जो है वो नियुक्त की जाती है। और वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री जो है वो मर्सिडीज मेविच S650 का उपयोग करते हैं। यह कोई आम वाहन नहीं है, यह चलती हुई एक बंकर है। यह एक ऐसा टैंक के समान का गाड़ी होता है या ऐसा कार होता है जिसे मर्सिडीज कंपनी तैयार करती है। और मर्सिडीज कंपनी जो है इसमें हर तरह की अत्याधुनिक जितने भी बोल सकते हैं उपकरण हैं उनका यूज़ करती है। यह एक ऐसा गाड़ी होता है, एक ऐसा 4 व्हीलर होता है या एक ऐसा कार होता है जो चलता फिरता एक बोल सकते हैं कि अटैकर होता है। इसमें बुलेट प्रूफ शीशे के साथ साथ ऐसे टायर्स लगाए जाते हैं जिन्हें आप बम से भी नहीं उड़ा सकते हैं। साथ ही साथ इन पर कभी भी कोई भी रासायनिक बम या किसी भी तरह के ऐसे बमों का उपयोग नहीं किया जा सकता है जो कभी प्रधानमंत्री को क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस मर्सिडीज मेविच जो है वो जितनी ताकतवर है उतनी कॉस्टली भी है। इसका वर्तमान कॉस्ट जो है वो 12 करोड़ के लगभग में आता है। यदि एक प्रधानमंत्री का जो पूरा रवैया देखा जाए, पूरा जो सुरक्षा परिकीर्णन है, ये जितना ताकतवर होता है
और जितना ज़्यादा सावधानी से इन्हें हर जगह लाया ले जाया जाता है, इसके लिए प्रधानमंत्री के साथ जब भी प्रधानमंत्री ज़मीनी रूप से कहीं जाते हैं, सड़क के माध्यम से हो, कहीं भी वो सफ़र करते हैं, तो उसके लिए उनके साथ 20 से 25 एक्स्ट्रा गाड़ियाँ होती हैं। बचपन में हम लोग सोचते थे कि कोई नेता जो होता है वो इन गाड़ियों को दिखावा के लिए यूज़ करता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री के लिए ये सभी गाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, जिसमें एम्बुलेंस होता है, जैमर गाड़ी होता है, जो क्या करता है कि जितने भी नेटवर्क होते हैं जहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा, उन क्षेत्रों को वो ब्लॉक करते जाएगा, वहाँ भी किसी भी प्रकार का नेटवर्क को वर्क नहीं करने देगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के साथ एसपीजी और जितने भी तरह के बोल सकते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग होते हैं वो जुड़े होते हैं। आर्मी के कुछ टुकड़ियां प्रधानमंत्री के साथ हमेशा रहती हैं उनकी सुरक्षा के लिए। एक प्रधानमंत्री के साथ एक ऐसी सेना चलती है जो लगभग 1000 लोगों को 1 मिनट में या कुछ समय में निस्तो नाबूद कर सकती है, और इस तरह से प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद यदि देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है उनके कार्यकाल के आधार पर उनको वेतन भी मिलता है, और सामान्य रूप से देखा जाए तो एक प्रधानमंत्री का जो सैलरी होता है वो लगभग 2 लाख होता है। लेकिन अब बात यहाँ आता है कि 2 लाख सैलरी है तो इसमें क्या पूरा 2 लाख प्रधानमंत्री को मिल जाता है? ऐसा नहीं है। एक प्रधानमंत्री जो है 1,60,000 रुपये जो है वो अपना बोल सकते हैं सैलरी प्राप्त करता है। बाकी जो 40,000 रुपये होता है, या बोल सकते हैं कि उनके सैलरी का जो 30% भाग होता है वो उनका बहुत सारे चीज़ों में टैक्स के रूप में काटा जाता है। उसी तरह भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो वेतन है वो 5 लाख रुपए है। अब बात यहाँ आता है, बहुत कोई सोचते होंगे 5 लाख रुपए बहुत मिलता है, लेकिन 3 लाख रुपए जो होता है वो राष्ट्रपति के टैक्स के रूप में काटे जाते हैं और 2 लाख उन्हें मिलता है। इसीलिए आप ये जान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति हैं उनका वेतन में किस तरह से कटौती किया जाता है, और बहुत तरह का सुविधा जो वो लेते हैं उनके आधार पर उनका कटौती होता है। अब देखिए, एक प्रधानमंत्री के अधीन जो होता है वो कई सारे अनुदान कोष भी होते हैं, जहाँ से वे उन चीज़ों के लिए बोल सकते हैं पैसे डोनेट कर सकते हैं जो देश के लोगों के लिए आवश्यक है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया तो प्रधानमंत्री राहत कोष से उन लोगों के लिए हेल्प किया जाता है। एक प्रधानमंत्री जो होता है जब तक अपने कार्यकाल में होता है उसके बाद भी एक प्रधानमंत्री को एसपीजी का जो पूरा बोल सकते हैं सुरक्षा है 1 वर्षों तक मिलता है। साथ ही साथ उन्हें 5 वर्षों तक पूरी तरह से बोल सकते हैं संरक्षित रखा जाता है। उनके स्वास्थ्य से लेकर के उनके यात्रा तक का सभी खर्च जो है वो आजीवन निःशुल्क हो जाता है, और प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं मासिक भत्ता भी मिलता है। तो इस तरह से हमारे देश में प्रधानमंत्री के कार्यकाल को किया जाता है, और प्रधानमंत्री जो होते हैं अपने कार्यों को अपने अधीन राष्ट्रपति के आदेश अनुसार करते हैं। तो आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री के पूरे कार्यकाल और पूरी तरह की उनकी पद की जो गरिमा है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या क्या एक प्रधानमंत्री करता है, क्या कर सकता है और किस तरह के फैसले ले सकता है। आशा करते हैं कि इन सभी जानकारियों को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।